नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम क्लास 12 चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे, पार्ट 2। पार्ट 1 हम इंट्रो बना चुके हैं इस चैप्टर का, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। तो हिस्ट्री को कुछ ट्रैवलर्स की आंखों से हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को पसंद आती हैं तो ये कुछ स्लाइड्स हम फर्स्ट पार्ट में एज ए इंट्रो देख चुके थे। सेकंड पार्ट अब हम शुरू करते हैं किताब अल हिंद। पहले जो इनमें 3 मुख्य ट्रैवलर्स की बात की गई है, पहले ट्रैवलर को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अल बिरूनी। किताब अल हिंद इन्होंने अपना जो अकाउंट्स है इनका, उनके अकाउंट्स का नाम है, इनकी बुक का नाम है किताब अल हिंद या तहकीक ए हिंद। ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है और इसके 80 चैप्टर्स हैं। क्या क्या है इन बुक में? तो रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स, कस्टम्स, सोशल लाइफ, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, आइकॉनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी। अल्बरूनी एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिकल अप्रोच था उनका, इसलिए उन्होंने हर एक चैप्टर, जो 80 इनके चैप्टर्स हैं, उनको हर एक चैप्टर की शुरुआत में पहले एक क्वेश्चन पूछा है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन सारा अपने हिसाब से देने के बाद लास्ट में कंपैरिजन किया है कल्चर्स का, कि यहाँ पर इंडिया में या फिर हिंदुस्तान में ऐसा होता है तो पर्शिया में, अरबिक वर्ल्ड में ऐसा होता है या ऐसा होता था, whatever. Scholars viewed this method as result of his mathematical orientation. तो ये जो तरीका है ये काफी अच्छा है कि शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा है ताकि इंटरेस्ट भी आता है लोगों का कि अब इसका जवाब देते हुए ऐसा ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी जो है वो मेजरमेंट है, साइंस का, साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये एक पिक्चर है, एनसीईआरटी में दी गई है, इलस्ट्रेशन फ्रॉम अ 13th सेंचुरी अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट। 13th सेंचुरी की एक अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें एक ये पिक्चर है, इलस्ट्रेशन है, शोइंग द एथेनियन statesman and poet Solon, who lived in the 6th century BCE, addressing his students. Notice the clothes they are shown in. अब आते हैं इस पर वर्ड पर हिंदू। तो ये जो बोला जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वटेवर सारे नाम जो डिवाइड है, तो ये हिंदू शब्द आया कहाँ से, कब से जो यहाँ के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं इनको हिंदू कहना शुरू किया था? पहले जब तक मुस्लिम यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे या फिर बहुत पहले ग्रीक्स, उन्होंने भी किया था शुरू। तो ये जो दूसरे कल्चर के या दूसरी आइडेंटिटी के लोग यहाँ के लोगों से जब पहली टाइम रूबरू हुए थे, आमने सामने हुए थे, उसके बाद ये वर्ड आया। कैसे? द टर्म हिंदू वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड। अब मैंने बताया था आपको कि ईरान में पहले सेंटर था ईरान पर्शियन एम्पायर का। तो जो ओल्ड पर्शियन वर्ड है, 6th या 5th सेंचुरीज बीसीई, बिफोर क्राइस्ट में जाते हैं बिल्कुल, तो वहां पर है कि जो रिवर है, इंडस रिवर, आपको पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज की पाकिस्तान में है, ये रिवर इंडस, इसको यहाँ पर, यहाँ के शास्त्रों में, इंडिया में इसे सिंधु नदी कहा जाता है। तो सिंधु का प्रोनाउंसिएशन पर्शियन लोग या फिर ये अरबिक सभी के लोग बाहर के, वो सिंधु शब्द की बजाय हिंदू बोलते थे, या फिर इंदू बोलते थे, स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो स को हटा के बन गया इंदुस, इंदू रिवर, सिंधु को इंदू बोलते थे। ठीक है। तो जो अरब्स बाद में आए, पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियंस के बाद अरबिक वर्ल्ड के, मुस्लिम वर्ल्ड के लोग आए, तो उन्होंने वही पर्शियन वर्ड को ही यूज किया कि जो सिंधु की बजाय इंदू उसको बोलते थे, वही सेम ये भी इसको बोलते थे। यहाँ का जो रीजन है, मतलब यानी कि सिंधु रिवर से इस तरफ का सारा पूरा, इसको, इस रीजन को बोलते थे कि ये अल हिंद है, ये भूमि जो है, और यहाँ के लोगों को हिंदी बोलते थे कि यहाँ के लोग हैं हिंदी। अब ये हिंदी मतलब भाषा हिंदी नहीं है, जैसे गुजरात के लोगों को गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र के मराठी बोलते हैं, ऐसे अल हिंद के लोगों को हिंदी बोलेंगे। ठीक है। लेटर द टर्क्स रेफर टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदू। उसके बाद टर्क्स आए बाद में, क्योंकि वो भी कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए थे, टर्किश लोग भी, और फिर बाद में जो थे वो आए जब यहाँ पर, जैसे कि टर्किश कौन थे, जो मुगल थे वो सभी।
तो वो यहाँ की भूमि को क्या बोलने लगी, इन दिस रिवर के इस तरफ जो है वो हिंदू है और यहाँ का जो स्थान है वो हिंदुस्तान है, और ऐसे ये हिंदुस्तान बना, यानी कि हिंदुओं के रहने का स्थान। एंड देयर लैंग्वेज इज हिंदवी, और यहाँ की भाषा को हिंदवी नाम दिया। ठीक है, कैसे हिंदवी, जैसे कि अरब की भाषा है अरबी, ठीक है, फारस की भाषा है फारसी, ऐसे हिंदू की भाषा है हिंदवी, ऐसे नाम करके इन्होंने यहाँ की भाषा को फिर हिंदवी कहना शुरू कर दिया, और यहाँ के लोगों को हिंदुस्तान। None of these expressions indicated the religious identity of the people. उससे पहले तक यहाँ के रिलीजियस आइडेंटिटी को नहीं कहते थे कि यहाँ पर जो कल्चर फॉलो होता है उसको हम लोग हिंदू कल्चर बोल रहे, हिंदू धर्म बोल रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में जब और मुस्लिम यहाँ पर राज स्थापित हुआ, अंग्रेजों का हुआ या पहले मुस्लिमों का हुआ, उसके बाद वहाँ के लोग भी यहाँ पर सेटल हो गए, तो फिर कल्चर्स डिफ्रेंशिएट होने लगे कि ये ऐसा फॉलो कर रही है, ऐसा फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद ये रिलीजियस आइडेंटिटी बाद में बन गई। उससे पहले क्या था, जितने भी जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो ऐसा नहीं था कि गुजराती है, मराठी है, कुछ भी है, वो सब लोग कौन थे, वो हिंदू थे। उसके बाद ये हिंदू धर्म आ गया जब मुस्लिम धर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये कोई स्पेशल आइडेंटिटी हिंदू हिंदुस्तान कहाँ से आई ये आप समझ गए होंगे। द बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट। अब वापस आते हैं इन्हीं पर, अल-बिरूनी। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम, अरे ये तो मैंने दूसरा ले लिया, इब्न बतूता का है ये। ठीक है, क्या एनसीईआरटी में ये सीक्वेंस में नहीं है, ये आगे पीछे है, तो ये इब्न बतूता का यहाँ पर आ गया है गलती से, छोड़िए से। रॉबर्स अटैकिंग ट्रैवलर्स, अ 16th सेंचुरी मुगल पेंटिंग। ये एक पेंटिंग है जो 16th सेंचुरी की है, मुगल पेंटिंग। ये है ट्रैवलर्स और ये है रॉबर्स, क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा सेफ नहीं थे, ज़्यादातर वहाँ पर रॉबर्स रहते थे और अटैक करते थे, उनके सामान को लूट लेते थे, कोई ज़्यादा अगर आनाकानी करे तो मार देते थे। अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन, पढ़ते हैं अल-बिरूनी क्या बोलते हैं। अल-बिरूनी डिस्कस सेवरल बैरियर्स दैट obstructed the understanding of Indian society. इनकी खास बात, ज्यादातर जगह पर मैंने बीए में कुछ ज्यादा ही पढ़ दिया था इनके बारे में। सेवरल बैरियर्स बोलते हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी को मैंने पढ़ा है, समझा है, बहुत सारी भाषाओं को मैं जानता था, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा, तो लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई यहाँ की सोसाइटी को समझने में, संस्कृत समझने में, और फिर उनका कंपैरिजन करने में मेरे को प्रॉब्लम क्या क्या आई। पहला, संस्कृत जो है वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट, और जो आइडियाज और कंसेप्ट्स यहाँ के हैं वो भी इजीली या तो समझ नहीं आते थे, और एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भाव ही अलग हैं, तो उन भावों को कैसे ट्रांसलेट करोगे। जो चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ जो सोची जाती हैं, जो समझी जाती हैं, जो कल्चर है, वो चीज वहां पर नहीं है, तो उस भाव का शब्द भी शायद वहां पर नहीं होगा। फिर सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पर एक भाव जो है, यहाँ का जो कल्चर है, वो उस वर्ड को एग्जैक्ट दूसरी लैंग्वेज में कैसे करोगे, जो चीज दूसरी कल्चर में है ही नहीं, तो उससे रिलेटेड उसका वर्ड भी वहां पर नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल ये चीजें थी। सेकेंड बैरियर दैट अल-बिरूनी आइडेंटिफाइड वाज द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर अगर कोई प्रैक्टिस होती है, रिलीजियस प्रैक्टिस, सपोज अभी के कंटेक्स्ट में लेती हूँ, जो बहुत ज्यादा मीडिया पर चलता रहता, सोशल मीडिया पर, कि ये जो मौसम चल रहा है सावन का, आएगा बरसात, इस मौसम में ना दूध डाला जाता है शिव जी के ऊपर। तो अगर कोई देखता है तो ऐसा बोलता है कि दूध वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, फालतू का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस उनको समझ नहीं पता कि ये क्यों होती है। अब रियलिटी क्या है कि ये इसलिए होता है कि इस मौसम में दूध पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दूध शाम को पीना चाहिए, सुबह नहीं पीना चाहिए, दही सुबह खानी चाहिए, शाम को नहीं खानी चाहिए, शरीर को नुकसान करते हैं। ये धीमे जहर होते हैं शरीर के लिए, धीरे धीरे जो आज की प्रॉब्लम्स है, हड्डियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे करके कुछ चीजें हैं कि इस मौसम में दूध अच्छा नहीं होता है, आप उसको दही बनाओ या उसका घी निकालो, कुछ करो, लेकिन उसका कंज्यूम कम कर। ठीक है, इसके लिए होता था कि इस टाइम पे उसको, इंसान के लिए खराब है तो जानवरों के लिए, सभी के लिए खराब होगा, अमीरी गरीबी नहीं दिखती है सेहत। ठीक है,
तो ज्ञान मत देना कि गरीबों को दे दो, कुछ और भी दिया जा सकता है, दूध ही क्यों देना है, रोटी भी तो दे सकते हो। तो वो शिवजी पर इसीलिए चढ़ाया जाता था कि इस ये जो, क्योंकि शिवजी ने जहर पिया था अपने सोसाइटी के लिए, इसलिए। तो अभी लेकिन दूध महंगा है, तो इसीलिए हम भी करते हैं कि दूध एज अ प्योर दूध नहीं चढ़ाते हैं, दूध कम, कुछ की दही बना लेते हैं, थोड़ा सा बचता है तो पानी में मिला के, मतलब अगर 1 लोटा दूध है तो उसमें एक ही घूंट पानी है, तो एक ही घूंट दूध डाल के अब हम ऐसा करने लगे हैं, शिवजी पर चढ़ा देते हैं। तो ये जो डिफरेंस है प्रैक्टिसेस में, वो देखने वाले जितने भी ज्यादातर चीजें जो देखी है ना, जितने भी अकाउंट्स लिखे गए हैं बाहर के लोगों ने, वो यहाँ की चीजों को बिना समझे उन्होंने जो देखा है वो लिखा है एज इट इज। वो इसके पीछे का रीजन या फिर यहाँ की चीजों को उतना नहीं समझ पाएंगे, कहीं समझे होंगे तो उन्होंने लिखा है कि इंडिया बहुत ही वंडरफुल लैंड है, बहुत ही वंडर से भरी हुई लैंड है, बहुत ही रंगीन है। जिन्होंने नहीं समझ में आया तो उनको कुछ चीजें बेकार लगी, समझ में तो आई नहीं क्यों है, तो ऐसे ही लिख दी। The third barrier was the self-observation and consequent insularity of the local population। ये भी बहुत ज्यादा अल्बरूनी को लेकर कोट किया जाता है कि उन्होंने बोला कि यहाँ के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा नकचिड़े हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसे है कि अपने में ही रहते हैं, दूसरी चीजों को जानने में या दूसरों के साथ अपनी चीजें शेयर करने में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, वो नहीं चाहते उनका ज्ञान बाहर जाए, दूसरों के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही संकुचित विचारधारा के, छोटी विचारधारा के, इंसुलैरिटी दैट इज संकुचित विचारधारा है यहाँ पर। यहाँ के लोग ना तो दूसरों से कुछ सीखना चाहते हैं, ना दूसरों को अपनी चीजें कुछ सिखाना चाहते हैं, ऐसा अल्बरूनी ने, अगर उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ वो उन्होंने ऐसा नोटिस किया होगा। जबकि इसके ऑपोजिट बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर ये जो इंसुलैरिटी है इसकी ऑपोजिट देखने को मिला है, वो आपको दिखाऊंगी मैं। एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी गई हैं, और ज्यादातर मुझे इसीलिए हिस्ट्री बोरिंग लगने लग जाती है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, हमको कॉन्टिन्यूसली यही चीज दिमाग में ठूसी जाती है कि इंडिया शुरू से ही बहुत ही बेकार, छोटा सोच का, और ऐसा रहा था वैसा रहा था, कभी कुछ अच्छा यहाँ पर नहीं था। और इसके लिए हमको हिस्ट्री बोरिंग लग जाती है, क्योंकि है तो अपना ही देश, कॉन्टिन्यूसली कोई हमारे बारे में ऐसा ही बोलता रहेगा, चाहे कुछ भी बोले, तो हमको एग्जैक्टली हिस्ट्री नहीं, एक प्रोपोगेंडा दिया जा रहा है जानबूझकर। He depended mainly on the works of Brahmanas and often quoted from the Vedas, Puranas, Bhagavad Gita, the works of Patanjali and Manusmriti। और ज्यादातर बोला जाता है कि हमें तो इतिहास में बस वेद, पुराण और भगवत गीता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। मेरे हिस्ट्री के टीचर, मेरे को प्रोफेसर जो थे वो बोलते थे ऐसा कि लिखा ही क्या है, ब्राह्मणों ने कुछ वेद और पुराण लिख दिया और तुम्हारे पास है क्या, क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लैंग्वेज विद एन एनॉर्मस रेंज। अल्बेरोनी बोलते हैं कि संस्कृत बहुत ही ऐसी लैंग्वेज है कि इसको समझना, इसको लर्न कर पाना इजी नहीं है, बहुत ही enormous range है, words है, बहुत सारे reflections है। Something like the Arabic calling one and same thing by various names, जैसे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द होते हैं ना, synonyms, antonyms, ऐसे बहुत ज्यादा है। Which in order to properly understand must be to तो इसको समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि विश्व की केवल संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। जस्ट लाइक इंग्लिश में कि भाई आपको एक रूल पढ़ा दिया गया, ऐसे ऐसे होता है, और उसके बाद उसमें एक्सेप्शंस डाल के ऐसा। लेकिन यहाँ पर ये रूल लागू नहीं होता, यहाँ पर ऐसा करना पड़ता है, इस शब्द के साथ ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना पड़ता है। प्रोनाउंसिएशंस के रूल पढ़ा दिए और फिर उसके बाद एक्सेप्शंस डाल दिए कि भाई इसको ऐसे नहीं, ये रूल तो है लेकिन इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना, इसको दूसरी तरीके से प्रोनाउंस करना है। और ऐसा सभी भाषाओं में है सिवाय संस्कृत के। तो जैसे बाकी भाषाओं को रटना पड़ता है ना एक्सेप्शंस के साथ, उनके डिफेक्ट्स के साथ, ऐसा संस्कृत को कभी रटना नहीं पड़ता है। आपने इसके रूल्स एक बार समझ लिए, सब कुछ एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा, स्टोर एज इट इज हो जाएगा। इसलिए अगर जो कंप्यूटर है वो सारी भाषाओं को समझ पाता है, सिवाय संस्कृत को ही है जो ट्रांसलेट नहीं कर सकता है।
Al-Biruni's description of the caste system. Al-Biruni tried to explain the caste system by comparing it with other societies. अब caste system ये बहुत बड़ा मुद्दा historians ने उठाया हुआ है. caste system जैसे बाकी जगह तो कुछ हुआ ही नहीं था. Al-Biruni ने इस caste system को compare किया है बाकी societies के साथ. बोलते हैं कि ancient Persia में 4 social categories इसी तरीके से थी. तो इंडिया में भी ऐसा कोई unique system नहीं है ये. He said that in ancient Persia there were 4 social categories: knights and princes, monks, fire priests, lawyers, physicians, astronomers, and other scientists. और पहले क्योंकि राजशाही तंत्र ही था, सब जगह सभी जगह था पूरी दुनिया में ही, तो ऐसी अलग अलग कैटेगरीज उनके जो भी वो काम कर रहे थे उस हिसाब से बन गई थी. He pointed out that within Islam all men were considered equal, अच्छी बात है, and difference were based on only the observance of piety. He described about the 4 varnas such as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. यहाँ की 4 कैटेगरीज के बारे में उन्होंने लिखा है. But he didn't accept the Brahminical notion of pollution. अब ये पॉल्यूशन वही वाला पॉल्यूशन है कि भाई जो सबसे छोटी जाति के लोग होते हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं. ये मैंने शायद आपको पिछले चैप्टर में समझाया था कि ये पॉल्यूशन मतलब वो पॉल्यूशन नहीं है. ये वो पॉल्यूशन है जहाँ से लोगों को अलग रखा जाता है कि ये अगर ऐसे काम करते हैं जहाँ से बैक्टीरिया ये दूसरे लोगों को पहुंचा सकते हैं तो इनको बाकी लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए. ऐसा है. मैंने फर्स्ट आई थिंक पिछले चैप्टर में ही समझाया था, आप देख सकते हैं. दिस इज अल-बिरूनीज अकाउंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वर्नास. और फिर यहाँ पर वही बात आ जाती है, जिसको इसके पीछे का कंसेप्ट समझ में नहीं आया था वो कुछ और ही समझ के बैठ जाता है और लिख देता है, और उसको फिर कुछ ज्यादा ही एक प्रोपोगेंडा के थ्रू कुछ हिस्टोरियंस फैलाना शुरू कर देते हैं. देखो इंडिया में तो बहुत ही खराब था, सब कुछ ऐसा था. द हाईएस्ट कास्ट आर द ब्राह्मणास. सेम. अब ये जो इन्होंने 4 वर्ण लिखे के उस टाइम पे ये 4 नहीं थे, वैसे तो उन्होंने सिर्फ वेद से उठाए हैं. तो एक्चुअल में वो सोशल रियलिटी एक तरीके से उस टाइम की थी नहीं, उन्होंने वेद से उठाया और लिख दिया. न्यू कास्ट आर द. अब ये 4 जो है ना कि ऋग्वेद में जो मंत्र लिखा है कि ब्राह्मण सिर से और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य थाइस से और शूद्र उनके पैरों से जन्म लिए हैं. अब इस के आगे उसमें वेद में ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है कि ब्राह्मण अगर सिर से पैदा हुए हैं तो वो सबसे ऊंचे हैं और शूद्र पैरों से हैं तो वो नीचे हैं. ऐसा ऋग्वेद में नहीं लिखा है. ऐसा अपना ही दिमाग लगा के अपना ही कुछ सोच के कि भाई ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होगा, लिख दिया और उसको फिर सब लोग गाते रहते हैं कि भाई ब्राह्मण ऋग्वेद में ऐसा, वेद ऐसा बोलते हैं, ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. पैरों से मतलब ये है, थाइस से मतलब ये है कि जैसे पिलर्स होते हैं एक सोसाइटी के, थंब होते हैं कि खड़ा बहुत अच्छी इमारत बना दी, बहुत अच्छी इमारत बना दी, लेकिन उसके पिलर्स नहीं है, वो अगर चल नहीं सकती है सोसाइटी तो उसका क्या मतलब है. इसलिए शूद्र और वैश्य जो है उनकी थाइज और फीट इसीलिए उनको बोला जाता है कि ये हैं तो सोसाइटी मूव करती रहेगी, वरना एक ही जगह जड़ रह जाएगी. अब इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो तो समझो. The Shudra who were created from this wheat. Between the later 2 classes there is no very great distance. जो लास्ट की 2 क्लासेस हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं. Much however as these classes differ from each other they live together in the same towns and villages, mixed together in the same houses and lodgings. और ये भी बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है कि बाकी चीजों में मैंने कभी नहीं सुना कि लोग अपनी जो कास्ट थे या फिर अपना काम थे जो बदल नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पर था कि जो कर्म से ही कोई ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय होगा और इंसान अपना कर्म बदलेगा तो उसका वर्ण बदल जाएगा. इस वर्ण का मतलब एग्जैक्ट कास्ट नहीं होता था ही नहीं. ठीक है, तो कोई जन्म से कुछ भी नहीं है, कर्म से ही है. कर्म करोगे, मैं टीचर पढ़ा रही हूँ तो मैं टीचर कहलाऊंगी, मैं भाई डॉक्टर नहीं कहला सकती ना. मैं टीचर हूँ तो मैं टीचर हूँ, मेरा काम है टीचर तो मैं टीचर हूँ. मैं डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं डॉक्टरी का काम नहीं कर रही हूँ. ऑब्वियसली वैश्य वैश्य का काम कर रहे हैं इसलिए उसको वैश्य बोला जा रहा है. उसको क्षत्रिय कैसे बोल दिया जाएगा जब वो वैश्य का काम कर रहे हैं. तो ये वर्ण है. वर्ण यानी उनके काम है और कर रहे हैं. ओके. He said that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. ये purity impurity वाला फिर वही फंडा आ गया है. The sun cleanses the air and the salt in the sea prevents the water from becoming polluted. बोलता है कि भाई सब कुछ क्लियर हो जाता है. सन एयर को क्लीन कर देता है और सॉल्ट जो है वो सी के वाटर को क्लियर कर देता है. तो ये जो पॉल्यूशन का जो है कि भाई हम शुद्ध हैं और ये अशुद्ध है, प्योर है, इम्प्योर है, ये वाला जो ब्राह्मणों ने बात डाली सोसाइटी, ये मुझे मंजूर नहीं है.
खैर ब्राह्मणों को भी मंजूर नहीं थी. ओके. Al-Biruni's description of the caste system was deeply influenced by his familiarity with normative Sanskrit texts which laid down the rules governing the system from the point of view of the Brahmanas. वो बोलते हैं कि भाई जो ब्राह्मणों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी चल रही है, कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि संस्कृत से मैंने चीजें जो उठाई है, इसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण बोलते हैं वैसा ही सोसाइटी में होता है. खैर ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल्स थे और इंटेलेक्चुअल कोई भी बन सकता था, और जो इंटेलेक्चुअल्स है वो सोसाइटी को गाइड करेगा ही. लेकिन जैसा हमने पिछले 1-2 चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो गाइड करने वाला है वो बताएगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट दैट वाज नॉट फिक्स्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. अब कोई कुछ राजा थे जो ब्राह्मण थे, कुछ राजा क्षत्रिय भी रहे थे, और जैसे मैरिज का भी मैंने बताया था, तो अगर कोई उसके अगेंस्ट चलता है तो आपके खिलाफ कोई ना तो फतवा डाला जाएगा, ना आपको जिंदा जलाया जाएगा, ना कुछ. ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ की सोसाइटी में. अगर आपने वेदों के या उपनिषदों के अगेंस्ट या ब्राह्मणों के रूल्स के अगेंस्ट कुछ काम किया है तो आपको सोसाइटी उठा के दूर नहीं कभी नहीं करेगी. आप वहीं पर रहोगे. आपको बस ये करना होगा कि हाँ ये भी ठीक होना जरूरी है. चेंजेस इस सोसाइटी में हमेशा होते रहे हैं जब जब जरूरी हुआ है. God knows best. Travelers did not always believe what they were told. Travelers ने कभी अब ये बोलते हैं कि जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने जो उनको सुना है वो हमेशा एज इट इज बिलीव नहीं करते थे. When faced with the story of a wooden idol that supposedly lasted for oh my god 2 lakh years, Al-Biruni asked. बोलते हैं कि भाई एक वुडन की आइडल था, वुडन का कोई भगवान की कोई मूर्ति थी. अल-बिरूनी पूछते हैं ये क्या है, तो बोले कि ये भगवान की मूर्ति है और इतने लाख साल पुरानी है. तो वो पूछते हैं कि भाई, क्वेश्चन करता है अल-बिरूनी कि ये वुडन की है, लकड़ी की है, ये इतने लंबे टाइम तक कैसे बिना खराब हुए रह सकती है. मैं तो नहीं मानता ये इतने साल पुरानी है, तो भगवान ही जानता है. खैर हम तो ये भी नहीं मान सकते जो आयरन पिलर है वो रस्ट क्यों नहीं हुआ है. भगवान ही जानता है क्यों नहीं हुआ, खराब क्यों नहीं हुआ है. ऐसा कैसे एज इट इज रह गया. सारे आयरन रस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वही नहीं हुआ. अब कभी उसको कोई तोड़ के फेंक देगा, कोई इन्वेटर आएगा उसको नष्ट कर देगा और उसको सिर्फ किताबों में ही लिखा जाएगा तो कोई भी नहीं मानेगा, है ना. कंटेस्टेड ग्लोरी, हाउ आवर डिस्प्यूटेड पास, ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है. ये दिलीप पड़गांवकर का एक एडिट था, पेपर में उन्होंने एडिटर लिखा था, वो मैंने लिया है साथ में. वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको. कंटेस्टेड ग्लोरी, हाउ आवर डिस्प्यूटेड पास्ट कंटिन्यूज टू हॉन्ट एज अस इन आवर प्रेजेंट. ये जो है लिखते हैं कि जो अल-बिरूनी का ही डिस्क्रिप्शन एनसीईआरटी में भी लिया गया है और मैंने बीए में भी सिर्फ इन्हीं का पढ़ा था. और जो इन्होंने जो मेंशन किया ना दिलीप जी ने, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा. ये आपको अलग ही पढ़ना पड़ता है, आप अगर खुद रिसर्च कर सकते हो तो. द रीसेंट कंट्रोवर्सी, अब इसको छोड़ो, ये वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ. वैसे अल-बिरूनी ने जो बोला था कि यहाँ के लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं, कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं, हमेशा खुद को ही मानते रहते हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही ये है वो है वो है, ऐसा कुछ था नहीं. अगर ऐसा था तो फिर ये इतने सारे बाकी इंसिडेंट्स कहाँ से आए हैं. Such indeed was their reputation for scholars that 18th century, अब ये जो अल-बिरूनी है ये 11th के है ना, उससे पहले और उसके बाद के कुछ नाम दिए इन्होंने. 18th century अब्बासिद खलीफा और बगदाद, जो 18th बोल रही मैं, 8th सेंचुरी के अब्बासिद खलीफा है बगदाद के, उन्होंने अरबिक में इन चीजों का ट्रांसलेट करके लिया था. अब अल-बिरूनी बोलते हैं कि ये अपना कुछ देते ही नहीं ज्ञान कि हम आप लोग के यहाँ पर क्या है हम उसको ट्रांसलेट कर सके, वो हम लोगों से बात ही नहीं करना चाहते हैं, अच्छे से करते ही नहीं है हमको बात. तो फिर अगर बात नहीं हुई थी तो उससे पहले ये सारे काम कहाँ से हो गए भाई. अंडर खलीफा हारून अल रशीद, जो खलीफा थे हारून अल रशीद, रॉयल हॉस्पिटल जो उनका था, वो एक इंडियन फिजिशियन चलाता था, ठीक है. इन हिज बुक अलादीन लैम्प, जॉन फ्रीली जो है उन्होंने एक बुक लिखी है अलादीन लैम्प, वो एक अमेरिकन स्कॉलर है ये. उन्होंने इसमें प्रोवाइड किया है डिटेल अकाउंट हाउ ग्रीक साइंस केम टू यूरोप. जो ग्रीक्स की साइंस है वो यूरोप से आई, किसके थ्रू, इस्लामिक वर्ल्ड के थ्रू. मतलब उन्होंने
उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट किया था अरब में और फारसी में, बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटेड वर्क्स हैं। और वे जो ट्रांसलेटेड वर्क्स हैं वो किसके हैं? वो है obtained much of its knowledge from Indian savants, ज़्यादातर इंडिया के हैं। एनसीईआरटी आपको बताएगी कि वो ये चाइना के हैं कहीं के, लेकिन इंडिया का नाम नहीं लेगी। अभी इंडियन, ज़्यादातर इंडियन हैं इनके जो वर्क्स है ट्रांसलेटेड, और फिर वो ग्रीक में या यूरोप में पहुंचे थे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सेवेरस सेबॉक्ट एक और है, 7th सेंचुरी के सिरिक स्कॉलर हैं सीरिया के, प्रेज्ड हिंदूज फॉर देयर वैल्यूएबल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। हिंदुओं की तारीफ की उन्होंने किसके लिए? वैल्यूएबल मेथड ऑफ कैलकुलेशन के लिए, एंड देयर कंपटीशन दैट सरपासेस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अदर फाइन माइंड्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड, 9th सेंचुरी बगदाद बेस्ड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर अल ख्वारिज़मी। अब ये अल ख्वारिज़मी है 19th सेंचुरी के मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर है, बगदाद के रहने वाले। और सेम ऐसे 15th सेंचुरी के अरबिक मैथमेटिशियन अल कलासदी है। एंड इन क्रिश्चियन यूरोप 12th सेंचुरी इटालियन मैथमेटिशियन, और 12th सेंचुरी के इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फैबिनो की है। अब ये सभी के सभी लिखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि acknowledge their debt to the Hindu counterparts for the pioneering work in algebra, कि इन्होंने जो काम किया है हिंदुओं ने सबसे पहले, पायनियरिंग वर्क सबसे पहले जो काम किया था और विश्व तक पहुंचाया था। ठीक है, अपने तक नहीं रखा था, जैसे अल्बरूनी बोलते हैं। अलजेब्रा, एल्गोरिथम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, टू फैबियोनेकी, ये जो लियोनार्डो फैबिनेकी है, गोज द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग, इन्हीं को क्रेडिट जाता है कि अरबिक टेक्स्ट के थ्रू, मतलब यानी कि जो इंडियन था वो अरब में ट्रांसलेट हुआ, अरब से फिर यूरोप में पहुंचा, तो इंडियन न्यूमरल्स को, इन सारी चीजों को यूरोप तक पहुंचाने का क्रेडिट इन्हीं जाता है, फिर लियोनार्डो फैबिनेकी को। ये सारे के सारी चीजें, कुछ मेरे जो बोल रहे थे ना कि मैं, मेरे एक प्रोफेसर थे, वो बोलते थे कि इंडियंस के पास है ही क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या आविष्कार किया है, जीरो ही तो किया है और नाम इतना लेते हैं, इन्होंने बस ये रिलीजन चीजें ही लिखी है और कुछ है ही नहीं इनके पास। तो फिर ये कहाँ से आया? या तो आपने पीएचडी कर तो ली है और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप जानबूझकर ये चीजें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते नहीं है। कुछ तो है रीजन। आप प्रोफेसर हैं, अपने पीएचडी की है, ये सब चीजें आपको ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता है। फिर आपके स्टूडेंट्स को आप झूठ क्यों बोल रहे थे? मुझे इसके लिए ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि मुझे क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या असलियत है, ये जानने के लिए मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ना कि ये एनसीईआरटी में जो कबाड़ा लिखा हुआ है उसके लिए मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो अगर इससे किसी की भावनाओं को आहत पहुंचे उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो छोड़कर आप उससे चीज़ें रिलेटेड सर्च करें, गूगल सर्च करें और जानें कि जो हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, या फिर उसके बारे में, मैं ऐसा नहीं कि सब कुछ गलत है, फिर उसके बारे में और एक्स्ट्रा जानने की भी कोशिश करें। ठीक है, और अपनी हिस्ट्री को अपने नज़रिए से लिखने की ज़रूरत है, इसलिए हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें कि आप फ्यूचर में अपने नज़रिए से एक अच्छे प्रोफेसर बनने के बाद हिस्ट्री को लिख सके फिर से। ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखी तो है बहुत सारी किताबें, क्योंकि मुझ तक पहुंची है तो किसी ने लिखी है, इसीलिए पहुंची है, मुझे कोई देव ज्ञान नहीं हुआ है। तो वो पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस चीज़ों को भी पहुंचाएं। आपको मेरी अगर वीडियोस पसंद आती तो और लोगों को भी शेयर करें जिनको एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत हो। और आपको कुछ और मेरी चीज़ें मेरे साथ शेयर करनी है, अपना नज़रिया शेयर करना है तो भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने जो बोला आप एज इट इज़ उसे मान लें। आप क्वेश्चन करना चाहते हैं वो भी आप मुझे कर सकते हैं। और कैसी लगी वीडियोस प्लीज़ बताएं कमेंट्स में, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे होम।